क्योंकि PNGRB टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेगुलेशन 2008, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। इसमें सबसे पहले स्टील पाइपलाइन के बारे में बात करूंगा कि जो मटेरियल है और अदर एक्टिविटी है, सबका जो अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड करके PNGRB अपना गाइडलाइन दिया है, जिसमें शेड्यूल 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G सभी शेड्यूल में उसे डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सिटी और लोकल गैस लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें शेड्यूल 1A में बताया गया है मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। जो CGD गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, उसका मटेरियल एंड इक्विपमेंट का जो इंस्पेक्शंस करना है वो एज पर शेड्यूल 1A करना है। T4S एज पर शेड्यूल 1A। 1B में क्या बताया गया? वेल्डिंग के बारे में बताया गया। 1C में पाइपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड फैब्रिकेशन डिटेल। जो अबव ग्राउंड पाइपिंग होता है, वो पूरे पाइपिंग सिस्टम में जो भी कंपोनेंट लगते हैं, जैसे फ्लांज, गास्केट, एल्बोज एंड वेल्डोलेट्स, सोकोलेट्स, जो भी कंपोनेंट्स लगेंगे और फैब्रिकेशंस कैसे करना है, सभी डिटेल दिया गया है 1C में। 1D शेड्यूल 1D डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। जो नेटवर्क्स है उसका डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग्स के बारे में दिया गया। 1E शेड्यूल 1E T4S शेड्यूल 1E में ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर दिया गया है। 1F में क्रोजन कंट्रोल दिया गया है। क्रोजन कंट्रोल का अलग अलग अदर कोड, स्टैंडर्ड कोड्स भी है। जैसे ये अभी क्रोजन कंट्रोल जो है वो हमें TCP PCP के थ्रू भी कर सकते हैं। शेड्यूल 1G क्या है? मिसलेनियस। ठीक है, तो शेड्यूल 1A जहाँ हमने डिस्कस किया, शेड्यूल 1A मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट जो कि बताया गया है कि ऑल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट फॉर्मिंग परमानेंट पार्ट ऑफ एनी पाइपिंग सिस्टम कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड शैल बी क्वालिफाइड फॉर द कंडीशन इट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, मटेरियल फॉर यूज इन कोल्ड क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए बताया गया मटेरियल टू बी यूज्ड इन फैसिलिटीज एक्सपोज टू लो ग्राउंड और लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एज पर वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कराना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज भी देखना है, टू प्रिवेंट द ब्रिटल फ्रैक्चर और लो टेम्परेचर। मतलब जैसे कभी कहीं पर कम टेम्परेचर होते हैं, वहाँ वेल्डिंग करते समय अगर कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया या उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, तो वहाँ ब्रिटल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमें देखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन में दिया गया है कि स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन SME B31.8, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन listed in Annexure 1 and shall also be acceptable of the manufacturing of various piping components forming CGD networks। इसमें यह दिया गया है कि स्टील पाइपलाइन में कार्बन स्टील जो कंटेंट है वो कितने होने चाहिए, और उसके हिसाब से भी प्रीहीट और इंटरपास टेम्परेचर डिसाइड होता है। जैसे कार्बन इक्विवेलेंट for pipes having carbon content is greater than 0.12%। ठीक है, कार्बन इक्विवेलेंट्स कार्बन प्लस मैग्नीशियम अपन 6 प्लस
क्रोमियम प्लस मोलिब्डेनम प्लस वैनेडियम अपन 5 प्लस निकल एंड प्लस कॉपर अपन 15। इसका ओवरऑल इक्विपमेंट्स करने के बाद, ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आना चाहिए वो लेस देन 0.43% आना चाहिए, होना चाहिए, जो हमें स्टील पाइपलाइन में यूज करना है, जो भी मटेरियल यूज करना है स्टील पाइप। ओके, फॉर पाइप्स हैविंग कार्बन कंटेंट, अगर वो यहाँ क्या दिया गया ग्रेटर देन 0.12% से ज़्यादा हो तो उसका कार्बन इक्विवेलेंट, हमें कार्बन कंटेंट जो है वो इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेंट लेस देन 0.12% है तो हमारा इक्विवेलेंट जो है वो 0.25% होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0.25%। ये प्लास्टिक मटेरियल थर्मोप्लास्टिक के बारे में दिया गया है। डक्टाइल आयरन पाइप, यूज ऑफ डक्टाइल आयरन पाइप इज नॉट परमिटेड फॉर, मतलब डक्टाइल आयरन जो है वो परमिटेड नहीं है सीजी नेटवर्क्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, प्लास्टिक पाइप्स कंपोनेंट्स ये एमडीपी के लिए है, पीएनजी के लिए, ये भी पीएनजी के लिए है। नेक्स्ट है शेड्यूल 1B। शेड्यूल 1A में मटेरियल का स्पेसिफिकेशन दे दिया है स्टील का, ओनली मैं स्टील का बात कर रहा हूँ, एमडीपी का नहीं कर रहा हूँ। शेड्यूल 1B, शेड्यूल 1B में वेल्डिंग दिया गया है, मैं आपको यहाँ दिखाया था, देख सकते हैं। शेड्यूल 1B T4S शेड्यूल 1B में वेल्डिंग के बारे में स्पेसिफाइड किया गया है। दिस रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू स्टील पाइप एंड कंपोनेंट्स ओनली। ओके, क्लियर लिखा है। नोचेस और लैमिनेशंस ऑन पाइप्स इन नॉट परमिटेड एंड मस्ट बी रिमूव बाय द कटिंग पाइप। मीन्स क्या है कि अगर नोचेस है पाइप में या लैमिनेशन, अंडर लैमिनेशन है, तो उसका पाइप एंड जो है, पाइप एंड्स पे अगर कुछ भी ऐसा है लैमिनेशन तो वह परमिटेड नहीं है, मस्ट बी रिमूव, मतलब उसे काटिंग करके हटा देना चाहिए, और हटा देना है, रिब बेवलिंग करना है। ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड वेल्डर्स, वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए ये 1B में ये क्लियर डिफाइन किया गया है कि हमें कहाँ फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करें। वेल्डिंग प्रोसीजर एंड वेल्डर्स फॉर welding of gas pipeline shall be qualified as per API 1104, shall be included toughness testing requirement as applicable for line pipe। मतलब वेल्डिंग प्रोसीजर अगर हमें कराना है तो वेल्डर क्वालिफाई कराना है तो हमें API 1104 के अकॉर्डिंग ही कराना है, और उसमें टफनेस टेस्टिंग आल्सो अप्लीकेबल है। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसीजर एंड वेल्डर्स फॉर स्टेशन पाइपिंग, अगर स्टेशन पाइपिंग के लिए, ये लाइन पाइप के लिए दिया गया। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसीजर और वेल्डर्स फॉर स्टेशन पाइपिंग शैल बी क्वालिफाइड एज पर ए सेमी बॉयलर प्रेशर वेसल BPV कोड SME सेक्शन 9 और API 1104। When welders qualified under API 1104 are employed for station piping, their qualification shall be based on destructive mechanical test as per API 1104. Okay, inspections of weld, all non-destructive tests including radiographic examination shall be performed in accordance with the requirement of API। मतलब सभी जॉइंट हो गए, जो भी पाइपलाइन में वेल्डिंग होंगे, सभी का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है, जिसमें सभी एनडीटी होनी चाहिए, लाइक रेडियोग्राफिक 100% होनी चाहिए। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन शैल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, API 1104 के अकॉर्डिंग ही करना है, एक्सेप्ट दैट नो रूट क्रैक शैल बी परमिटेड। मतलब रूट क्रैक को छोड़कर सभी को API 1104 को ही फॉलो करना है। API 1104 में और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में क्राइटेरिया दिया गया है,
और थोड़ा उसका डिफरेंट भी है, क्योंकि LOPLF भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है API1104 के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये एक्सेप्ट क्लियर दिया गया कि रूट क्रैक नहीं चलेगा, रूट क्रैक को छोड़कर आप क्रैकिंग इसको फॉलो कर सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग होप स्टेट एज वेल एज लोकेशंस क्लास, कार्बन स्टील बट वेल शैल बी 100% रेडियोग्राफ इन केस रेडियोग्राफ मीन्स क्या बोल रहा है कि सभी स्टील कार्बन स्टील ऑल बट वेल्स 100% रेडियोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। इन केस रेडियोग्राफ इज नॉट पॉसिबल, अगर रेडियोग्राफी वहाँ पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सेफ्टी रीजन्स, सेफ्टी रीजन्स दिया गया यहाँ, नो एनी अदर रीजन, सेफ्टी रीजन्स। अगर वो पब्लिक डोमेन में है, वहाँ बहुत सारे लोग आना जाना चल रहा है उसका, तो वहाँ हमें रेडियोग्राफ को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन वेल्ड शैल बी एग्जामिन बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मतलब अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स यूज करना चाहिए हमें। जहाँ रेडियोग्राफी नहीं पॉसिबल है ड्यू टू सेफ्टी रीजन, तो हमें वेल्ड शैल बी एग्जामिन बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक QT टेस्ट करना चाहिए। वहाँ वेल्ड स्कैन जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के थ्रू करना चाहिए। रिपेयर और रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव्स वेल्ड्स, अगर कोई वेल्डिंग होता है वहाँ कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, रिपेयर करने होते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं होते उसे रिपेयर करने होते, तो वेल्ड्स हैविंग डिफेक्ट शैल बी रिमूव और रिपेयर इन अकॉर्डिंग्स विद API 1104। एज पर API 1104 के अकॉर्डिंग हमें उसको रिपेयर को डिफेक्ट को रिमूव करना चाहिए। रिमूव करके ऐसे में और या API 1104 फॉलो करेंगे और ऐसे में सेक्शन 9 वेल्डर्स एम्प्लॉयड फॉर रिपेयर शैल बी क्वालिफाइड in accordance with the qualification of procedure of the welder. Weld repair areas shall be subjected to additional radiograph, मतलब जिस पार्ट्स का, जिस पोर्शन का हमने वेल्ड रिपेयर किया उसका एडिशनल दोबारा रेडियोग्राफी करना होता है और अल्ट्रासोनिक टेस्ट करके उसे वेरीफाई किया जाता है। फिर उसे रिपेयर के लिए रिपेयर्स क्वालिफाइड मतलब रिपेयर वेल्डर के लिए क्वालिफाई वो